जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स के बारे में पढ़ चुके थे, क्या क्या वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा वो लंबा हो गया था। तो आज मैं बता देता हूँ कि उस घाटी के मतलब उस सभ्यता के मतलब जब इतनी समृद्धि थी वो सभ्यता, तो उसके मतलब विनाश होने के या उसके अंत होने के क्या कारण रहे। कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ मानते हैं कि वहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ मानते हैं कि वहाँ बीमारी या प्लेग फैल गया था। तो मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो एक मत किसी का नहीं माना गया। बाढ़ का कारण ये माना गया है कि जो भी मतलब चीज़ें वहाँ मिली हैं, जैसे हमने एक्सकवेशन किया है, वहाँ खुदाई की है, तो अधिकतर चीज़ें दबी हुई मिली हैं। तो एक पॉइंट ये माना गया है कि बाढ़ आई थी, इस वजह से वो मतलब घाटी या सभ्यता नष्ट हो मतलब नाश हो गया था उसका। और फिर मतलब आर्यों का आक्रमण इसलिए माना जाता है कि क्या नाम जी, कुछ चीज़ें हमें धारदार तलवार जैसे होती हैं उनसे कटी हुई मिली हैं। ये मतलब इतना नहीं माना जाता, क्योंकि उस टाइम पर लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। आर्यों के आगमन पे लोहा नहीं था, तो तलवार कैसे बन गई? मतलब कुछ मानते हैं क्योंकि लोहे की खोज आपके, या तो जैसे मैं बताऊंगा अभी, वैदिक सभ्यता दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये माना जाता है या तो ऋग्वेदिक के एंड में बिल्कुल जाके खोज हुई है, या फिर ये मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मतलब उसके शुरुआत में खोज हुई है। तो और फिर प्लेग या बीमारी का मानते हैं कि बीमारी आ गई थी तो इस वजह से उसका विनाश हो गया। ये मत थे आपके उस सभ्यता के विनाश के कि क्या क्या मत थे। तो आज हम अपनी नई सभ्यता पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपकी वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी में हमारे वेदों की रचना हुई है। तो हमारे आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हम अपनी वैदिक सिविलाइजेशन पे। वैदिक सिविलाइजेशन, सबसे पहली बात, इसको मतलब वो मैंने आपको पीरियड बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या पीरियड था। 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। कहीं कहीं बुकों में 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। तो ये आपकी सिविलाइजेशन जो है, ये आपकी 1750 नहीं, एक मिनट, ये आपकी 1500 से लेकर 600 बीसी तक मानी जाती है। इसके बाद आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ जाएंगे। आगे आगे पढ़ते चलेंगे, हमें एक कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना है, एक कहानी की तरह इसको, हिस्ट्री को हमें पढ़ते चलना है, ठीक है। ये आ गई। और आप कहोगे कि वहां तो 1750 थे और यहाँ ये 1500 आ गए, ये 250 साल कहाँ गए बीच में? 250 साल ये मतलब इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके विनाश के कारण माने जाते हैं। कि मतलब ये सभ्यता एकदम नष्ट नहीं होगी, कि एकदम ही मतलब पूरा अकाल पड़ गया सब नष्ट होगी। वो 250 साल ये माने जाते हैं कि उस सभ्यता के विनाश के साल थे, जो मतलब धीरे धीरे वो सभ्यता खत्म हो रही थी। उन 250 साल में ये माना गया कि पहले बीमारी आ गई या बाढ़ आ गई, उसमें खत्म हो गई आधी सभ्यता। फिर थोड़ी बीमारी फैल गई, फिर आर्यों का आक्रमण हो गया, ऐसे ऐसे मतलब 250 साल वो उसमें माने जाते हैं। और ये भी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपकी एक तो ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं इसे, या फिर पूर्व वैदिक हिंदी में। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। दूसरी आदत थी आपकी ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक। इसका एक ही नाम है, उत्तर वैदिक काल। इसके दो नाम माने जाते हैं, ऋग्वैदिक काल ये मतलब पूर्व वैदिक, और ये उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक पीरियड इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे वेद, जो कि सबसे विश्व में मतलब प्राचीनतम वेद माना जाता है, ऋग्वेद की यहाँ आपकी रचना की गई थी। इस वजह से इसे ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। इनका टाइम है 600 एंड होगा इधर और 1500 इधर आपकी शुरुआत होगी। तो ये 1500 से आपका 1000 तक माना जाता है, 1000 बीसी। और ये आपका 1000 से 600 बीसी। हमारे बाकी चार वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद,
ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। बाकी 3 जो वेद हैं वो आपके इसमें रचे गए हैं और ऋग्वेद खाली आपका इसमें रचा गया है। आपका ये पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियड के बाद ये होता है, इसमें मतलब ये माना गया है कि आर्यों के आगमन पे भी अनेक विद्वानों के मत हैं, आर्यों के आगमन के मत हैं। और मत ये हैं कि बहुत, एक तो मतलब आपके मैक्स मूलर साहब हैं, वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं आपके मतलब नॉर्थ पोल से आए हैं। और दयाराम सरस्वती जो कि आपके उनके गुरु थे, दयाराम सरस्वती आपके स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, वो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। इनके मैं आपको मतलब लिखवा रहा हूं। और इसमें एक बात हो रहा है कि क्या नाम जी, आपको वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इसे ज्ञान कहते हैं। और आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, ये सिर्फ माना गया है कि वेदों को मतलब इनके अनुसार वेदों का मतलब होता है ज्ञान और आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम और उत्कृष्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको जो मतलब वे उनके मत हैं आने के, आर्यों के कि आर्य कहाँ से आए थे उनके मत के बारे में लिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, रफ कर देते हैं इसे। अब आपके देख लेते हैं मत। तीन मत ज्यादा माने गए हैं जिन पे मतलब विवाद हुआ है। तो आपका मानते हैं पहला, जो कि सबसे मतलब सबका जो मतलब जिसको आज मान्यता दी जाती है कि वो कौन सा मत है, वो है आपका सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। इनका कहना है प्रोफेसर मैक्स मूलर का कि क्या नाम जी, ये आए थे सेंट्रल एशिया से। हमारे बाल गंगाधर तिलक कहते थे ये आए थे नॉर्थ पोल या आर्कटिक क्षेत्र या आर्टिक रीजन। वो कहते थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। और चौथा है आपका दयाराम सरस्वती, ये कहते थे आपका ये आए हैं तिब्बत से। दयाराम सरस्वती। इन तीनों मतों में से मत तो और भी दिए हैं, मतलब कोई कहता है कि रशिया से भी आए हैं, ठीक है। मतलब इन 3 मत में से सबसे ज्यादा माना जाता है आपका ये मैक्स मूलर का, सबसे ज्यादा इस वजह से माना जाता है क्योंकि एक ईरान का बोगज कोई अभिलेख है, तो उसमें मतलब ये 1400 ईसा पूर्व का लगभग वो है अभिलेख। तो उसमें ये है जो वहां 4 देवता बताए गए हैं, वही आपके मतलब जो आर्यों के देवता थे ऋग्वेद में वे बताए गए हैं। वे बता देता हूं मैं, ये पॉइंट आपका प्रूफ होता है ईरान के बोगज कोई अभिलेख से। इस अभिलेख में जिन 4 देवताओं का वर्णन है वही आपके ऋग्वेद में आर्यों के देवताओं का वर्णन है। और वो 4 देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवता इस बोगज कोई अभिलेख में पाए गए हैं। तो इसी वजह से ये पॉइंट माना गया है या ये पॉइंट प्रूफ होता है कि हम जो आर्यंस थे वो आपके सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में, ईरान होते हुए, ठीक है भाई।
ये आपका हो गया मतलब बेसिक सी जानकारी आपकी वैदिक सिविलाइजेशन की। अब हम इसकी मतलब वही जो हमारा होता है पहले, इसकी सामाजिक और राजनीतिक, फिर आर्थिक और अपना धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे, और फिर कल हम इसका दूसरा पीरियड पढ़ेंगे, और फिर एंड वाली क्लास में हम अपने चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वेद की रचना कब हुई और मतलब क्या क्या उसमें है, उसको पुरोहित कौन कहलाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपना। और फिर थोड़ा उपनिषद वगैरह की रचना देख लेंगे क्या थी क्या नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो रफ कर लिया होगा, वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, रफ कर देता हूं। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं कि क्या था। भौगोलिक विस्तार इसका माना जाता है सप्त सैंधव प्रदेश, जिसका अर्थ है 7 नदियों वाला प्रदेश। 7 नदियों का प्रदेश। नदी में आपको बताऊंगा कौन कौन सी थी, उसका एक पार्टिकुलर हम अभी वो बनाएंगे टेबल कि कौन सी नदी को क्या कहा जाता था उस टाइम, पुराने नाम क्या थे, और आज के टाइम में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है। सब सेंधव प्रदेश था, ठीक है। और क्या नाम जी इसका, गंगा, वो 1 मिनट रुक जाओ, चलो यही बता देता हूँ। गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र को ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा जाता था, ठीक है भाई। और मनुस्मृति में इस क्षेत्र को सरस्वती से द्विदेवी एक नदी थी, द्वादशी, उस तक माना गया है। गंगा यमुना का क्षेत्र मतलब इसमें ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र जो ब्रह्मऋषि प्रदेश कहलाता था, मनुस्मृति में यह क्षेत्र मतलब जिसको ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा जाता, मनुस्मृति में वो क्षेत्र क्या था, यह क्षेत्र सरस्वती से लेकर द्वादश नदी तक है, ठीक है भाई। गंगा यमुना का क्षेत्र जो दोआब वाला था उसे ब्रह्मऋषि प्रदेश, और ब्रह्मऋषि प्रदेश जो मतलब मनुस्मृति में बताया गया है वो आपका सरस्वती से लेकर द्वादश नदी तक था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सिर्फ सिंधु नदी तक ही सीमित थे या सिंधु नदी के आसपास, लेकिन जब आर्य आए, आर्य सिंधु नदी से आगे बढ़े गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में बढ़े, मतलब कि आपका आज का मतलब ये मान लो उत्तर भारत वाले क्षेत्र को भी इन्होंने अलग संज्ञा दी थी है। जब इनका विस्तार होने लगा, मतलब आर्यों का विस्तार हुआ उत्तर भारत की तरफ, आर्यों का विस्तार जब उत्तर भारत की तरफ हुआ तब वह क्षेत्र आर्यव्रत कहलाया। दो नाम की संज्ञा है, देख लेना। एक तो ब्रह्मऋषि प्रदेश जो कि गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र था, मतलब आपके यूपी वाला रीजन मान लो और थोड़ा सा उससे ये बिहार वाला रीजन मान लो, जब तक यहाँ तक थे। लेकिन जब उत्तर भारत में फैल चुके थे आर्य,
तब वो क्षेत्र आर्यव्रत कहलाया। ठीक है भाई, आर्यव्रत यहाँ इसका नाम पड़ा। और हिंदुस्तान आपका मेडिवल टाइम पे पड़ेगा, वो भी बताऊंगा कि हिंदुस्तान क्यों कहा जाता था, कैसे नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ आर्यव्रत हो गया। और यहाँ के लोग मतलब सबसे इनकी पवित्र नदी, सबसे पवित्र ये मानते थे सरस्वती नदी को जो। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है इनकी सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे पवित्र नदी दोनों में अलग अलग पॉइंट है, कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन घुमा के पूछा भी गया है यहाँ से। सबसे पवित्र नदी तो इनकी है सरस्वती और सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी नदी सिंधु थी। ठीक है, और अभी हम आगे नाम पढ़ने वाले हैं इन्हें क्या क्या बोलते थे। गंगा यमुना के दोआब वाला क्षेत्र हो गया। और हाँ, एक पॉइंट और, हिमालय पर्वत की चोटियों के लिए ये मजवंत ये मतलब उसको मजवंत पहाड़ियां बोलते थे। हिमालय चोटी को ये मजवंत पहाड़ियां बोलते थे। और यहीं से आपको सोमरस, जो कि नौवा मंडल है, मतलब सोम देवता को समर्पित है, वहां सोमरस की बात हुई है। वो सोमरस जो बनाया जाता है इन मजूवंत पहाड़ियों पर ही आपको औषधि मिलती थी, उनसे बनाया जाता था। ठीक है, भौगोलिक विस्तार हो गया 7 नदियों का प्रदेश। बस इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अब कुछ नदियां देखते हैं जिनको पुराने टाइम में क्या कहते थे और आज के टाइम में क्या बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, रफ कर देता हूँ। एक टेबल बना लेंगे, थोड़ी सी टेबल क्या, सामने सामने लिखते चलेंगे। तो अब कुछ नदियां देख लेते हैं। यह है परुषणी, जिसके किनारे दशराग युद्ध हुआ था। अभी आगे पढ़ेंगे क्या था वो। यह है आज के टाइम में रावी नदी। ठीक है, सरस्वती, जो कि इनकी सबसे पवित्र नदी थी, जिसको इसको 3 नाम दिए गए हैं, मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। ठीक है, रोशनी के बाद आ जाती है आपकी अश्किनी, जिसको चेनाब बोलते हैं। आज के टाइम में इसको चेनाब रिवर बोलते हैं। अश्किनी के बाद आ जाती है आपकी कालिंदी, ये है आपकी यमुना आज के टाइम में। ठीक है भाई, और आ जाती है आपकी अश्किनी, चेनाब, सतलज, सतुद्री, ये है आपकी सतलज। सतुद्री सतलज हो गई। और आपकी आ जाती है वितास्ता, यह है आपकी झेलम। और विपाशा आपकी आ जाती है व्यास। विपाशा हो गई आपकी व्यास।
और अफगानिस्तान वाले रीजन में कुछ हैं। एक होगी गोमल, एक होगी आपकी सदानीरा गंडक, इसको बोलते हैं सदानीरा। सदानीरा गंडक। एक होगी आपकी गोमल, इसको बोलते हैं गोमती नदी। ठीक है भाई। और आपकी हो गई सिंधु, जिसको इंडस बोलते हैं आज के टाइम में, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है भाई। और एक होगी आपकी कुंभ या कुंभा, या कुंभा, जिसको कुर्रम बोलते हैं। ये आपकी क्या नाम थी, अफगानिस्तान वाले रीजन में हो गई। ये नदियां हो गई कुछ, एक आधी रहेगी हो, वैसे इतनी है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके कुछ और फैक्ट्स पे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, इसे रफ करते हैं। अब देखते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। भौगोलिक देख ही चुके हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, उसे सीक्वेंस से पढ़ना आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम भौगोलिक सामाजिक स्थिति। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि इंडस सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में, वो आपकी सभ्यता नगरीय थी, ये ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता, ये तो लोग दोस्तों आप समझते होंगे ना कि सामाजिक स्थिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सामाजिक स्थिति मतलब उस सोसाइटी का, मतलब वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वो हम सामाजिक स्थिति में पढ़ते हैं। भौगोलिक में हम पढ़ चुके हैं, उसका मतलब भूगोल, आपको ज्योग्राफी मतलब उसका ज्योग्राफिक कंडीशन क्या थी, कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार था। राजनीतिक होगी आपकी, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी, ये तो आप इनसे तो समझते ही होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ वहाँ व्यापार मेन था, यहाँ आपका पशुपालन व कृषि मुख्य थी। ठीक है, वहां आपका मातृसत्तात्मक समाज था, यहाँ आपका पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज था। परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, और जिसका मतलब मुखिया पिता हुआ करता था, और वो कुलप कहलाता था। जिसका मुखिया पिता हुआ करता था, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था, जिसका मुखिया पिता होता था, जो कुलप कहलाता था। ठीक है भाई। और संयुक्त परिवार यहाँ रहा करते थे, जो कि जिनके लिए एक शब्द यूज किया गया है, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिन्हें निरप्त कहा जाता था।
संयुक्त परिवार से मतलब है दादा दादी, आपके नाना नानी सब एक जगह रहा करते थे, उन्हें नृप कहा जाता था। नृप, इनका नाम मतलब एक पर्टिकुलर शब्द यूज आपके इस पीरियड में किया गया जिन्हें नृप कहा जाता था। कुलप हो गए आपके। और आपका इसमें वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से मिलता है। वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी जिसका वर्णन आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ये माना गया है, वर्ण व्यवस्था 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी, राजा, पुरोहित, क्षत्रिय और शूद्र। और ये माना गया है कि किसी ब्रह्मा के विशाल शरीर से मुख से तो पुरोहित उत्पन्न हुए हैं, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघों से मतलब आपके वैश्य, और पैरों से आपके शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ये पुरुष सूक्त में माना जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि किसी मतलब विशाल ब्रह्मा के शरीर से मुख से पुरोहित, क्षत्रिय, भुजाओं से, जांघों से वैश्य और निचले पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये आपकी वर्ण व्यवस्था हो गई। और यहाँ लिखा देता हूँ, स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। यहाँ के समाज में स्त्रियों को मतलब महत्व दिया जाता था, और अपने पति के साथ ये यज्ञ कर सकती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में हिस्सा लिया करती थी। लेती थी। विधवा विवाह या मतलब सती प्रथा या बाल विवाह जैसी मतलब यहाँ पे प्रचलन नहीं था। दिखा देता हूँ, नहीं विधवा विवाह तो था यहाँ पे, मतलब विधवा विवाह तो था क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पर एक मतलब डोमिनेटिंग पावर्स उभर के आए थे इस उसमें काल में। ब्राह्मण जो थे मतलब ब्राह्मणों को उच्च माना जाता था थोड़ा, तो उस वजह से अब ब्राह्मणों का काम क्या है भाई, पूजा पाठ करना, हवन करना, उससे अपनी कमाई करना। अब वो कुछ भी काम हो उसमें अपना आपका हवन या यज्ञ ला दिया कर देते अपनी कमाई के लिए, कि ऐसा करो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा करो ये यज्ञ करवाओ आपका विस्तार हो जाएगा। तो कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास हो चुका था इसमें आगे, और जो कि इसके उत्तर वैदिक काल में तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाएगा ये काल। ठीक है, जिसकी वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगी। स्त्रियों की, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। यहाँ पे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, या बाल विवाह जैसा कुछ नहीं था। हालांकि अगर किसी औरत का मतलब किसी भी कोई औरत अगर विधवा हो जाती थी तो उसके लिए अपने देवर से मतलब उसका विवाह करा दिया जाता था कि वो स्त्री मतलब जी सके आगे अपनी जिंदगी। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे भी इसमें और भी पॉइंट है सामाजिक स्थिति में, वो पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं और क्या था इसमें। ध्यान रखना दोस्तों, सती प्रथा, पर्दा प्रथा या बाल विवाह जैसी नहीं थी, लेकिन यहाँ विधवा विवाह प्रचलन में था। स्त्रियों का मतलब अपने जीने का पूरा पूरा अधिकार था यहाँ पर। ठीक है, और बहुपत्नी विवाह नहीं हुआ करता था यहाँ। विधवा लिखवा देता हूँ ये मैं आपको, विधवा।
विवाह प्रचलन में था। और बहुपत्नी का सिद्धांत नहीं था। मतलब ये माना गया कि एक व्यक्ति दो स्त्री से शादी नहीं कर सकता था, एक से ही करता था। और विधवा विवाह का प्रचलन था। अगर किसी स्त्री का पति थोड़ी कम उम्र में मर गया तो उसको उसके देवर के साथ मतलब, या फिर कोई उसका मतलब प्रिय होता था तो उससे विवाह करा दिया जाता था। और आपका इसमें पढ़ाई स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। ठीक है भाई। कुछ विदुषियों का यहाँ वो जिक्र मिलता है, जैसे कुछ विदुषियाँ थी, जैसे लोपामुद्रा, अपारा, घोषा, सिक्ता और विश्वाड़ा। ये विदुषियाँ उस टाइम पे प्रसिद्ध हुआ करती थी। याद कर लेना, चारों नाम, 5 नाम है, क्वेश्चन बना हुआ इससे। लोपामुद्रा, अपारा, घोषा, सिक्ता और विश्वाड़ा। मतलब स्त्रियों को मतलब पढ़ाई की मतलब फुल यहाँ पर फैसिलिटी थी, या मतलब फुल परमिशन थी। और आपका ये हो गया। एक थी आपकी अमाजू, जीवन भर जो शादी नहीं करती थी, मतलब जो मतलब ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देती थी, उसके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया। अविवाहित रहने वाली स्त्री। अमाजू कहलाती थी। अमाजू कहलाती थी। ठीक है भाई। और इसमें आपका 2 तरह के विवाह बताए गए हैं, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। विवाह की 2 पद्धति बताई हैं। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। यहाँ 2 बताई गई हैं। आपके उत्तर वैदिक काल में 4 पद्धति बताई गई हैं। ठीक है भाई। अनुलोम विवाह, इसमें उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की स्त्री। और आपका प्रतिलोम में उच्च वर्ग की स्त्री होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष। और व्यवहार ये हो गया आपका। शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों हुआ करते थे। ये पॉइंट याद रख लेना। और मेरे हिसाब से आपकी सामाजिक स्थिति हो गई है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपनी राजनीतिक स्थिति। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं आप इसका राजनीतिक स्थिति।
राजनीतिक में ये लोग कबीलों में रहा करते थे। कबीलों में रहने के साथ पितृसत्तात्मक इनका समाज था, वो मैं सामाजिक में बता ही चुका हूँ। कबीलों में रहा करते थे। सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, फिर हुआ करती थी विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। कुल विश, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया इसमें, कुल विश, ग्राम, जन और राष्ट्र। कुल विश, ग्राम, जन और राष्ट्र। ठीक है भाई। इसका मुखिया राजा, इसका पुरोहित, कुल, ये आगे पीछे हो गए भाई। कुल ग्राम, कुल से ग्राम बनते थे, ग्राम से विश, विश से जन और जन से राष्ट्र। एक बार रफ कर देता हूँ, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब मुखिया राजा कहलाता था, जन का पुरोहित, विश का विशपति, और ग्राम का ग्रामीण, और आपका कुल का मैंने बता ही दिया था, कुलप कहलाता था। ये इनका ऑर्डर है। पहले कुल बनता था, कुल से ग्राम बनता था। कुल मतलब कुल ऐसे बनता था कि आपका कोई कुल है, इकट्ठे हो गए, कबीले में रहने लगे, वो आपका कुल हो गया। कई सारे कुल इकट्ठे हुए तो ग्राम बना लिया, और कई सारे ग्राम इकट्ठे हुए तो विश बन गया, और कई सारे विश इकट्ठा होकर उनका जन बना, और जन से इकट्ठे होकर आपका राष्ट्र बन गया। ऐसे ही ये इनके मुखिया हो गए। कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामीण, विश्व का विशपति, जन का पुरोहित और राष्ट्र का राजा कहलाता था। ठीक है। ये लोग पंचजन कहलाते थे। आर्य को पंचजन कहा जाता था। क्योंकि इनके 5 कुल थे, 5 कबीले थे। पांच ये कबीले, आर्यों के कबीले, और 5 अनार्यों के कबीले। उन जो 10 कबीले हो जाएंगे तो उससे 10 राग युद्ध हुआ था। तो वो मैं आपको बताऊंगा, राजा भरत के साथ हुआ था सुदास। तो एक बार मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा हल्का चल रहा है, 2 मिनट देना दोस्तों। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम आगे। आर्यों को पंचजन कहा जाता था क्योंकि इनके 5 कबीले होते थे, और 5 अनार्यों के थे और 5 आर्यों के थे। मैं बता रहा था आपको, जिनसे दशराग युद्ध हुआ था। तो वे 5 कबीले कौन से थे बता देते हैं आपको। अनु, द्रुहु, पुरु, अनुद्रुहु, प्रु, यदु और तुर्वास। ये 5 आर्यों के कबीले हुआ करते थे, अनुद्रुहु, पुरु, यदु और तुर्वास, और 5 अनार्यों के हुआ करते थे। ठीक है भाई। और सभा और समिति हुआ करती थी। सभा और समिति, ये उच्च अधिकारियों की बैठक हुआ करती थी। और ये आम आदमियों की। ये मतलब राजा का चुनाव क्या करते थे, ये सभा और समिति। यहाँ सभा और समिति है, और मतलब आपके उत्तर वैदिक काल में इन सभा और समिति को आपका क्या नाम दी, प्रजापति की 2 बेटियां बता दिया जाएगा।
ये मतलब राजा को कंट्रोल करती थी। और यहाँ का मतलब राजा का काम हुआ करता था सिर्फ कबीले की रक्षा करना, ना कि यहाँ राजा का वर्चस्व हुआ करता था। कबीले की रक्षा करना उसका सबसे मेन मुद्दा या सबसे उसका महत्वपूर्ण कार्य कबीले की रक्षा करना हुआ करता था। और यही उन लोगों को चुना करते थे। ठीक है। और राजा के लिए जनस्य गोपा, राजा को जनस्य गोपा कहा गया है। ठीक है। और आप मतलब ऋग्वेद की जो है जो सिमिलरिटी ईरान के एक वो है आपका क्या नाम दी जंदेवेस्ता या उसको अवेस्ता कहा जाता है, ईरान का ग्रंथ है, उसकी सिमिलरिटी और आपके इसकी ऋग्वेद की सिमिलरिटी पाई गई है। तो दोनों में सिमिलरिटीज हैं क्योंकि वहाँ का बोगज को ये अभिलेख भी मिला था, उसमें भी सिमिलरिटीज हैं। इसी वजह से आपके वैदिक सिविलाइजेशन का आर्य आगमन ईरान की या मध्य सेंट्रल एशिया की तरफ से माना जाता है। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। इसके बाद आ जाता है आपका बलि। ये वो बलि नहीं है जो पशुओं की दी जाती थी, बलि एक प्रकार का कर था। बलि एक प्रकार का कर था जो कि मतलब लोग स्वेच्छा से अपनी इच्छा से राजा को दिया करते थे क्योंकि वो उनके कबीले की रक्षा किया करता था। बलि एक स्वेच्छा कर था। स्वेच्छा से आप समझ जाएंगे जो अपनी इच्छा से लोग उसे दिया करते थे। जनस्य गोपा हो गया और आपका सभा समिति हो गई। बस राजनीतिक स्थिति में आपका ये हो गया। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं इसकी और स्थिति क्या थी। ठीक है भाई। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसकी पढ़ लेते हैं हम। आर्थिक स्थिति, स्थिति आर्थिक स्थिति में आपको मैं बता ही चुका हूं। पहले तो कबीलाई और ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी तो आम सी बात है, पशुपालन और कृषि इनका महत्व दिया करते थे अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। पशुपालन और कृषि किया करते थे। पशुपालन किया करते थे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपने खान पीन के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त जो पशु माना गया है अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस टाइम को समझने के लिए, कि अगर पशुपालन किया करते थे और मतलब गाय पालते थे दूध निकालने के लिए, दूध से मतलब उसको किया करते थे, अर्थव्यवस्था चलती थी इनकी पशुपालन से। तो गायों के लिए युद्ध हुआ क्या करते थे। तो युद्ध इसी वजह से हुआ करते होंगे कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हैं, गायों को लेकर युद्ध हुए, तो जिसने सबसे ज्यादा गाय जीत ली व्यापार उसका हो गया। व्यापार उसका हो गया तो आज के टाइम की तरह जिसका जो मतलब पैसे से अमीर है तो उसका बोलबाला है, जैसे आजकल अंबानी अडानी का बोलबाला है। ऐसे उस टाइम हुआ करता था, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हुई, जिसने पशुपालन किया, अच्छी खासी कमाई की, उसका बोलबाला हुआ करता था। तो गायों को लेकर युद्ध हुआ क्या करते थे। युद्ध होते थे और गायों को अघन्या या अहत्या मतलब कि न मारे जाने योग्य है, न मारे जाने योग्य कहा गया है। ठीक है भाई।
अब समझ ही सकते हो उन्हें हमारे जाने योग्य क्यों कहा गया होगा, क्योंकि आपका क्या नाम थी, अर्थव्यवस्था ही गायों पर थी। तो इसको गाय को पवित्र पशु भी माना गया है। पवित्र पशु बोला गया है। और पुत्री को दुहिता, पुत्री को दुहिता कहा गया है। दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गाय का दूध दुहाती थी या गाय का दूध निकाला करती थी। ठीक है भाई। और घोड़ा महत्वपूर्ण जानवर हुआ करता था गाय के साथ साथ। ठीक है। और आपका जौ के लिए ये यवक मतलब अलग इस्तेमाल करते थे शब्द, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपकी आर्थिक स्थिति ये हो गई, गाय, गाय को गन्या, गाय पवित्र पशु थी। तो आर्थिक स्थिति में हो चुका है इतना मेरे हिसाब से। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अगर मटेरियल आपको यूज़फुल लगा हो, जो भी कंटेंट हमने दिया है, तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आएगी आपको, और थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ग्रो करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो धन्यवाद, जय हिंद।